नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए आसान कर्ज को बताया राहत। कहा, मार्च अप्रैल में 86,600 करोड़ के 63 लाख कर्ज को दी गई मंजूरी। कृषि उपज खरीदने के लिए राज्यों को दिए गए 6700 करोड़ रुपए। बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा निःशुल्क अनाज। प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल के साथ मिलेगा 1 किलो चना। अगले साल तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का भूजल बचाने की योजना पर बड़ा बयान। कहा, धान की आधी खेती न घटाने वालों से नहीं खरीदा जाएगा धान। विपक्ष पर लगाया किसानों को भड़काने का आरोप। पंजाब के मानसा में किसानों से गेहूं की पराली न जलाने की अपील। पंजाबी लोक गायक कुलविंदर बिल्ला ने किया प्रशासन का समर्थन। किसानों ने मानी बात। कहा, सरकार भी किसानों की मदद के लिए आए आगे। और अब खबरें विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिसाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और गरीबों के लिए उठाए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है। इससे किसानों को 25,000 करोड़ तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए के कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट का भी ऐलान किया। इसके जरिए पशुपालक, मछुआरे और वे किसान जिनके पास किसान क्रेडिट अब तक नहीं है, कम ब्याज दर पर कर्ज ले सकेंगे। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बीते 2 महीनों में यानी 1 मार्च से 30 अप्रैल के बीच कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 करोड़ के 63 लाख लोन की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अनाज की खरीद करने के लिए राज्यों को 6,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले साल मई महीने के मुकाबले मनरेगा के तहत 40 से 50% ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। 13 मई तक 2 करोड़ 33 लाख मजदूरों को मनरेगा से काम मिला है। और इस पूरे पैकेज को समझते हैं कि असल में जो किसान हैं वो किस तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनना पड़ेगा, तो ये जो तमाम राहत पैकेज हैं वो असल में ज़मीन पर कितने कारगर होंगे उसको समझते हैं। हमारे साथ किसान नेता रमनदीप सिंह मान जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमनदीप जी, ये जो आर्थिक पैकेज का ब्यौरा सामने रखा, इसको ज़रा समझाएं कि जो देखने से लगता है कि जो पूरा क्रेडिट इन्वेस्टमेंट है, जो पूरी किसानों को तो फौरी तौर पर अपने नुकसान की भरपाई के लिए पैसे चाहिए, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्ज किस तरह से आसानी से लिया जाए, इस पर जोर रहा। कैसे समझेंगे आप इसको? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज है उसका ब्यौरा देते हुए आज फोकस रहा कि किसानों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, जो मजदूर हैं उनको किस तरह से राहत दी जाए और किस तरह से भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत तमाम तरह के जो पैकेजेस हैं उनका खुलासा हुआ, उसको समझते हैं। हमारे साथ किसान नेता रमनदीप सिंह मान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमनदीप जी, जिस तरह से हमने देखा तमाम तरह के पैकेजेस में सब में जोर है कि जो केसीसी है उसके ज़रिए 2.5 करोड़ ऐसे किसानों को साधा जाए जिनके पास अभी तक केसीसी नहीं था। ऐसे ही जो नाबार्ड के ज़रिए 3 करोड़ किसानों को दिया जाए कर्ज की सुविधा। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या किसानों को इस वक्त कर्ज की ही सुविधा चाहिए या फिर और भी तमाम नुकसान हैं जिनकी भरपाई होनी चाहिए थी? जी रमनदीप जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ और हमारे दर्शक भी अभी आपको नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक बार हम फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो आज 20 लाख करोड़ रुपए के जो पूरा पैकेज
उसमें कल एमएसएमईज को दिया गया, आज फोकस रहा छोटे सीमांत किसान, स्ट्रीट वेंडर्स, माइग्रेंट लेबर, उनको तमाम तरह की राहत देने की कोशिश की गई। इसमें जो सामने रखा कि 86,000 करोड़ के लोन्स दिए गए हैं 30 अप्रैल तक सरकार ने। इसमें जी इस पर और समझते हैं, सीधा रमनदीप सिंह मान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमनदीप जी, क्या किस तरह की सुविधा की ज़रूरत है किसानों को इस वक्त? फौरी तौर पर हाथ में पैसा चाहिए, जिस तरह का नुकसान हुआ, रोज़ घर में चूल्हा जलाने की दिक्कत है। यहाँ हमने देखा कि सरकार ने पूरी तरह से कर्ज को लेकर एक अपना पैकेज सामने रखा है। कितनी राहत मिलेगी किसानों को? देखिए अनिका, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी आज अनाउंसमेंट हुई है, नुकसान हुआ है, सब्जी के साथ नुकसान हुआ है जी। हमारे साथ संजीव मुखर्जी खेती मामलों के पत्रकारिता करते हैं, वो जुड़ गए फोन लाइन पर। संजीव, आपसे समझना चाहेंगे कि इस वक्त जो फार्मर्स हैं, दूध के ले लीजिए, हॉर्टिकल्चर, फल फूल, सारे ही किसान बहुत ज़्यादा नुकसान को झेल रहे हैं। प्रतिदिन हर दिन इतना नुकसान, उनको फौरी तौर पर हाथ में रकम चाहिए, कुछ प्रोत्साहन राशि चाहिए अपने नुकसान की। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किसानों के लिए जो एक पूरी क्रेडिट योजना दी गई है, कर्ज को लेने की राह खोली गई है, कितना फायदा होता देखते हैं आप? देखिए, कर्ज तो आपको ऐसे में भी, अगर आपको किसी और मतलब कर्ज लेने की राह खोल दी गई है, वो तो लिक्विडिटी को बढ़ाने का एक व्यवस्था है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी को आपको चुकाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज जो हालात ये हो चुके हैं कि जो किसान पैसा ले रहा है या किसान ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको रिटर्न तो मिल नहीं रहा है। रिटर्न उसकी ऑलमोस्ट जितनी भी है उसकी 10, 15, 20% घट गई है। अब उसके ऊपर वो कर्ज लेके अपनी व्यवसाय या अपनी खेती को आगे कैसे बढ़ा सकता है? क्या उसको आप और भी अधिक कर्ज के बोझ में डाल देंगे? अच्छा ये होता कि इसमें सरकार कोई डायरेक्ट इनको इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए कोई पीएम किसान के थ्रू, जो इनके पास अभी तक जो मैकेनिज्म अवेलेबल है वो पीएम किसान है, पीएम किसान के थ्रू अगर ये थोड़ा सा पैसा बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा जो इनके अगर कुछ नहीं कर सकते थे कि जो इनके बाकी के जो ट्रांचेज है उन्हीं को एक बार में दे दिए होते कि 4,000 आपको, ठीक है 2,000 मिल चुका है, 4,000 बाकी तो 2,000 के हैं, वो 4,000 रुपये हम आपको अभी दे देते हैं। तो आप ये फ्रंट लोड कर सकते थे, जो इजी और बहुत इमीडिएटली आपको रिलीफ मिल जाता है। 15-20 दिन में, 1-2 महीने या महीने भर में किसानों के हाथ में कुछ पैसा आता, बहुत कम अमाउंट आता, लेकिन कुछ आपको लिक्विडिटी मिलती। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कर्ज लीजिए। कर्ज लेने का जो प्रोसेस है वो ठीक है, मैं केसीसी के थ्रू आप जाइए, आपको शायद कंसेशनल रेट पे कर्ज मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? क्या आपको वो सेम इंटरेस्ट रेट जो केसीसी कार्ड पे लगता है वो है, क्या आपको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिलेगा? ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। और कर्ज लेना एक अपने आप में एक बहुत सुटेबल। जी संजीव, मैं इसी पर आना चाहती हूँ कि जब भी हम किसानों से बात करते हैं, उनका हमेशा से ये व्यू रहता है कि हमें अपनी फसल का जो वाजिब दाम है, एमएसपी को सुनिश्चित कर दें तो हम कर्ज के जाल में ही नहीं फंसेंगे। उनको लगता है कि एक तरह का ये जाल फेंका जाता है कि केसीसी की क्रेडिट लिमिट बढ़ाते जाते हैं और जब हम कर्ज उसको चुका नहीं पाते, ब्याज बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हमें हमारी ज़मीन, हमारा घर, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। आप इस जो ये पूरा गेम प्लान है जो किसानों को लगता है, उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी संजीव जी। जी बताइए। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, आप एक बार सवाल दोहरा सकती हैं? जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब भी किसानों से बात होती है, वो उनका हमेशा से कहना है कि अपनी फसल का अगर हमें वाजिब दाम मिल जाए तो एमएसपी सुनिश्चित हो जाए, एमएसपी को कानून बना दिया जाए, तो हमें कर्ज के जाल में फंसने की जरूरत ही नहीं है, हम कर्ज लेना ही नहीं चाहते। देखिए, सबसे ये तो बहुत फंडामेंटल सा इशू है कि अगर आपको वाजिब दाम किसी भी चीज का मिल जाए, या खेती की मिल जाए, या कोई भी प्रोडक्ट के मिल जाए, तो आप क्यों लोन लेने जाएंगे, या क्यों आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मनी लेंडर के पास किसी भी कर्ज के दायरे में पड़ना चाहेंगे? तो सबसे पहले अगर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इनको वाजिब दाम मिल सके, और वाजिब दाम आपको कैसे मिलेगा कि जो ये प्रोड्यूस कर चुके हैं या जो ये प्रोड्यूस करने वाले हैं उसकी आप ढंग से खरीदी कर लें या उसकी एक बिकवाली की व्यवस्था करवा दें। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे किसको आ रही है? जो मेरी जानकारी है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, या जो सब्जी वाले, जो पेरिशेबल कमोडिटीज वाले, उनको प्रॉब्लम आ रही है। अब उनको आप अगर कोई व्यवस्था करें कि गांव में जाएंगे,
गांव में जाके आप उनको कुछ खरीद के लाके शहरों से आप उनका टाई अप करवा दें, या कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बनवा दें जहां पे वो हर रोज ला सकते हैं। आपके पास कुछ स्टेट के अपने सिस्टम है, नाफेड का अपना सिस्टम है, मदर डेयरीज के अपने सिस्टम है, जो बड़े शहरों में दिल्ली में है या बाकी जगहों पे है, या कुछ ऐसी सिस्टम से जहाँ पे वो लाके एक जगह बेचे, आप वहां से खरीद के लेके पूरे बिल्कुल बहुत जी या जी संजीव, आपका कहना है कि जिस तरह से बहुत से एनजीओज और सामाजिक संस्थाओं ने भी विकेंद्रीकरण का ये मॉडल सामने रखा है, जो सीधे खेत से सब्जी उठाकर ग्राहकों तक दे पा रहे हैं और ऐसी जगहों पर पहुंचा पा रहे हैं जहां लोग जरूरतमंद हैं, तो सरकार उसको अपने पूरे अमले के साथ क्यों नहीं कर सकती? हमारे साथ हरवीर जी, आउटलुक के एडिटर, जुड़ गए हैं। हरवीर जी, ये बताएं कि इस बार जो किसानों को फिर से राहत देने की, जो पैकेज देने की घोषणाएं हुई हैं, उनमें कितना दम लगता है आपको? देखिए, इसमें पैकेज है क्या, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। पैकेज तो कोई है नहीं, है ना। देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि जो सारा फोकस है वो इस पे है कि किसानों को जो कर्ज मिलता है उसके लिए आपने भुगतान का समय बढ़ा दिया है 3 महीने का, जिसमें वो उसको ब्याज में छूट मिलती है। ये तो कई साल से चलती हुई स्कीम है, ठीक है। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हम कुछ और किसानों को कर्ज के दायरे में लाएंगे, उनको किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराएंगे। वो तो कोई लिमिट ही नहीं है, जो भी किसान एलिजिबल है वो कभी भी जाकर के किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। ये पहले से व्यवस्था है, उसमें कोई आप 2 लाख को जोड़ेंगे या 4 लाख को जोड़ेंगे या 3 करोड़ को जोड़ेंगे, ये कोई नई बात नहीं है जी। और सीधे तो प्रत्यक्ष रूप से उनको कोई एक पैसे की रत्ती भर भी इसमें कोई पैकेज नहीं है, ये मेरा सीधा आकलन ये है जी। ये बताएं कि इसमें आपको लगता है कि कहीं जिक्र होना चाहिए था, जो पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात हो रही है, या फिर जो एक प्रोत्साहन राशि देने की बात है? तमाम जगहों पर फसल खरीदी हो रही है और मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे जगहों में हम ये भी देख रहे हैं कि जो बैंक्स हैं वो जो फसल खरीद का पैसा है उसे काट कर अपने कर्ज की वसूली करके किसानों को दे रहे हैं। कितना उचित समझते हैं आप इसे? देखिए, अब जैसे सरकार ने बार बार कहा कि लिक्विडिटी तो हम बढ़ाएंगे, और इवन एमएसएमई के लिए भी पैकेज दिया गया कि भाई अभी आपको अलग से फिर पैसा देंगे, कर्ज देंगे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात की। सवाल है कि किसान का एक तो ये होना चाहिए था कि जो कर्जा उसने लिया हुआ है, अगर आप माफ नहीं कर सकते, माफ कर दे तो सबसे अच्छा है। माफ नहीं कर सकते, उसका ब्याज जो है कम से कम उसको माफ कर दीजिए, और इस कर्जे को आप कम से कम 1 साल के लिए तो रिस्ट्रक्चर कीजिए कि जो अभी आप चुकाने वाले हैं उसको 1 साल बाद चुका दीजिए, और उस पर जो एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन होगा वो आपसे नहीं लिया जाएगा। तब तो कुछ माना जाएगा कि किसान को राहत है। अदरवाइज, और जहाँ तक किसान सम्मान निधि का बात है, वो की पहली किस्त इन्होंने देनी थी, वो दे दी, वो तो साल में 3 किस्त देनी है। अब उसमें एक अगर उसको 2 गुना कर दिया जाता तो माना जाता कि किसानों को सीधे कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। लेकिन ये सिर्फ बातें हो रही है, ये तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि बढ़ा दीजिए। ये कोई सरकार की तरफ से अभी कोई प्रस्ताव या प्रपोजल नहीं है, किसी किस्म की कोई अतिरिक्त सब्सिडी नहीं है। और जहां आपने कहा कि ये जो बैंक किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो कर्जा है उसको पहले काट ले रहे हैं, कि सरकार को कम से कम ऑर्डर जारी करना चाहिए कि अभी तो किसान की जरूरत को पूरा होने दे, वो खरीफ की फसल की अपनी बुआई कर सके। आप उसका पहले ही सारा पैसा अपने पास रख लेंगे जो उसका इस पर आपका बकाया है, तो ये तो रोका जा सकता है। तो ये इसे तभी रोका जा सकता है अगर आप उसको कहीं से अगले 1 साल तक आप मत इससे भुगतान लीजिए और जो ब्याज बनेगा उसको भी माफ कर दें। तो कुछ कॉन्क्रीट स्टेप लेकर के आते तो कहा जाता कि पैकेज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए, इस एनालिसिस के लिए। तो तमाम जानकार जो खेती किसानी से जुड़े हैं, सभी का ये मानना है कि जिस तरह के ये पैकेजेस जो सामने रखे गए हैं, इनका असल में ज़मीन पर कुछ खास असर नहीं दिखाई देगा। किसानों को फौरी राहत के तौर पर जिस तरह की चीज़ें चाहिए, जिस तरह का पैकेज चाहिए था, जो इंजेक्शन चाहिए था, वो गायब है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत आत्मनिर्भर अभियान के खर्च का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री ने लॉकडाउन में रोजगार के संकट से जूझ रहे स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेडी पटरी के जरिए रोजगार चलाने वाले लोगों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का विशेष कर्ज की सुविधा देने की बात कही है। इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा पहुंचने का दावा किया गया। इसके तहत इन्हें 10,000 रुपए तक के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। इसे 1 महीने के अंदर शुरू किया जाएगा और इसमें डिजिटल पेमेंट के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने दावा किया कि बेघर लोगों को 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है। इसके अलावा जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार
1 किलो चना दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अगले साल मार्च तक वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने का ऐलान किया। अगस्त तक इसे 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए लागू कर दिया जाएगा, जो कुल पीडीएस लाभार्थियों का 83% हिस्सा होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड से भविष्य में कोविड संकट जैसे हालात में प्रवासी मजदूर कहीं से भी अपना राशन ले सकेंगे। There are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The central government will take the cost and they will not be charged. 3,500 crores will be spent on this intervention in the next 2 months. In order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country, which is now being defined as one nation, one ration card. One nation, one ration card will be वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना पर खुलासा करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि 23 राज्यों के 67 करोड़ बेनिफिशियरी होंगे, जिसमें से 83% जो हैं वो पीडीएस पॉपुलेशन को कवर कर लिया जाएगा। इसको समझते हैं कि ज़मीन पर इन दिनों जिस तरह के हालात हैं, कहीं कोई घास खाते नज़र आ रहे हैं, कहीं बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और मजदूर अपनी मंजिल की ओर चलते चले जा रहे हैं। अमृता जी, ये बताइए कि बोला गया है कि तुरंत अगस्त में, जल्दी से जल्दी अगस्त 2020 तक ये सुविधा मिल पाएगी। क्या लगता है एक्चुअली इस वक्त जो राहत चाहिए थी, क्या वो लोगों को मिल पाएगी? जी, अगर हम देखें एक्चुअली ये जो अनाउंसमेंट्स जो हो रही हैं इस समय रिलीफ पैकेज की, जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि 20 लाख करोड़ तक का होगा, इसमें जिस तरीके से डेटा प्रेजेंट करा जा रहा है उससे तो बहुत कंफ्यूजन है। अब अगर आप देखें कि वन नेशन वन राशन, इसका कोई फाइनेंशियल आउटले तो है नहीं, तो इसको इस समय क्यों अनाउंस किया जा रहा है जब इतना हंगर का डिस्ट्रेस है, बिल्कुल भुखमरी के आप उस पे खड़े हुए हैं, आप उसको सामने देख पा रहे हैं, लोग रात रात भर सड़कों पे चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल के जा रहे हैं। इस समय तो ये जरूरत है कि आप अगले 5 दिन में, अगले 1 हफ्ते में, अगले 3 हफ्ते में आप क्या देंगे। ये थोड़ी ना कि हम एक स्कीम करेंगे जिसका आपको लाभ मार्च 20-21 के बाद मिलेगा। जी, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल फाउंडेशन का जो एक सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक बहुत से लोगों के पास सिर्फ मई तक का राशन है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक वक्त का खाना खाने लग गए हैं और कितने ही लोग हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। बिल्कुल, और अगर आप देखेंगे इस समय गोदामों में रिकॉर्ड लेवल का अनाज भरा हुआ है। हमारी तो यही मांग है, बहुत समय से हम ये मांग उठा रहे हैं कि आप अनाज सब लोगों को वितरण करिए, गोदामों के ताले खोलिए और यूनिवर्सलाइज कर दीजिए। इस समय जिसको भी जरूरत है, जो भी आके बोले कि मुझे राशन की जरूरत है, आप उनको राशन दीजिए। और किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन प्रिवेंट करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि मैं ही 10 दुकानों पे जाके राशन मांग लूं। हमने एक सजेशन भी दिया है कि जो इलेक्शन के समय पे जो इंक यूज होती है उसकी एक डेजिग्नेटेड फिंगर आप तय कर लीजिए कि भाई मई के महीने में जब सब लोगों को हम राशन देंगे तो दाएं हाथ की पहली वाली उंगली पे हम वो इंक लगाएंगे। क्योंकि देखिए, आप इस टाइम पे इमरजेंसी में हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे जब SOS कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं तो लोग ये नहीं बोल रहे कि अगले हफ्ते हम क्या खाएंगे, लोग फोन करके बोल रहे हैं अभी एक मुट्ठी भर आटा बचा हुआ है। जी अमृता जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लोगों के पास एक मुट्ठी आटा भर बचा है और इस सिचुएशन में ये जरूरी है कि इस पीडीएस को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में किसान गेहूं खरीद से लेकर उसके भुगतान और भूजल बचाने के लिए लाई गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर कई तरह की आशंकाओं से घिरे हैं। इससे जुड़े सवालों के साथ राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल से बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। सर, हालांकि आपकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि प्रोत्साहन राशि 7,000 रुपये दिए जाएंगे जो धान की खेती छोड़ेगा, लेकिन किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर धान की खेती के अलावा और कोई खेती नहीं की जा सकती। देखिए, इस बार हमारी विपक्षी पार्टियों ने पिछले 3 महीने से किसानों को भड़काने का पूरा प्रयत्न किया। चाहे तो ये कोरोना के संकट काल में MSP के ऊपर परचेज करने का मुद्दा हो,
मंडियां चलाने का मुद्दा हो, और हमने इसको सफलतापूर्वक करके दिखाया और लाखों किसानों का भारी मात्रा में हमने जो गेहूं लिया, सरसों ली, और एक भी केस किसी मंडी में नहीं आया। अब ये देखा है कि हरियाणा के बहुत सारे ब्लॉक के अंदर अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल समाप्त होता जा रहा है। और मेरे खुद क्षेत्र में वारू से आता हूँ, वहाँ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ बोरवेल में पानी सूख चुका है। एक किसान 2 लाख रुपए लगा के दूसरी जगह बोरवेल करता है, लेकिन वहाँ भी ड्राई निकलता है। 600, 700, 800 फुट तक पानी अवेलेबल नहीं है। अगर इसी तरह से अत्यधिक दोहन होता रहा तो हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? बंजर ज़मीन। तो इस चीज़ को देखते हुए बड़ी गंभीरता से हमने मीटिंग की, सारे वैज्ञानिकों को से संपर्क किया, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से, हमारे विभाग के सारे अधिकारियों से, और ये विचार विमर्श किया कि जल जो है इसको बढ़ा नहीं सकते हम। हरियाणा में जो उपलब्ध जल है उसका सदुपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हमने पूरे प्रदेश में किया कि 85%, 85% ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी थी पूरे प्रदेश में। शायद ही मेरे ख्याल में हरियाणा पहला प्रदेश होगा देश के अंदर जो इतनी सब्सिडी देता है। क्यों? क्योंकि इजराइल की जो टपका विधि है उससे बूंद बूंद से पौधे की जड़ में पानी जाए, पानी का बचाव हो, ज़्यादा फसल हो। दूसरा, ये हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत करके एक योजना लेके आए। हमने सारे हरियाणा के सब ब्लॉक की मैपिंग की हुई है, किसमें पानी भूजल कितने मीटर पे है, जो सबसे गहरा पानी जहाँ चला गया और जहाँ पानी तेज़ी से दोहन की वजह से नीचे जा रहा है, उन 8 ब्लॉक को छाटा और उसमें देखा कि उसमें 3-4 ब्लॉक तो थे उधर के 8 ब्लॉक के अलावा, लेकिन वहाँ धान नहीं बोते, वहाँ तो कपास की, बाजरा की खेती होती है। वो लोहारू, बारडा, महेंद्रगढ़ इस तरफ का इलाका है। लेकिन जो ये 8 ब्लॉक हैं यहाँ धान की खेती करते हैं। धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए। तो हमने किसानों से भी संपर्क किया, पंचायतों में बात की कि भाई कोई ऐसी योजना चलाएं कि आप धान के बदले कोई दूसरी फसल लगाएं। पहली तो आप बागवानी में जाइए, बागवानी में हम ड्रिप देंगे, अच्छे पौधे की देंगे, सब्सिडी पे वो देंगे, पॉली हाउस पे आपको सब्सिडी देंगे, परचेज सेंटर करेंगे। और बागवानी में सब्जियों की खेती में आपकी आमदनी भी ज़्यादा है, उसकी तरह तरह की योजनाएं हम लेके आएंगे। बागवानी आप नहीं करना चाहते तो आजकल अच्छी किस्म के मक्का के बीज आ गए हैं। पहले मक्का की इतनी उपज नहीं होती थी, लेकिन अब जो बीज आ रहे हैं उसमें 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, कंपनियां तो 40 क्विंटल तक क्लेम करती हैं, कुछ कंपनियां हाइब्रिड की। और हम मानते हैं कि 25 क्विंटल भी मक्का आ जाए, 1800 का रेट हो जाए, तो वो धान से ज़्यादा उसको फ़ायदा होता है। तो किसान को ये चीज़ें समझाकर हमने कहा कि चलो आप पहला साल है, आप इसको आधी फसल धान की कम कर दीजिए और उसके बदले में हम आपको प्रोत्साहन राशि भी देंगे। 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से डीबीटी से आपके खाते में जाएंगे। आपने पिछली बार 10 एकड़ धान बोया है तो 5 एकड़ धान बो लीजिए। बचे हुए 5 एकड़ में आपकी मर्जी से आप उसमें गन्ना लगाइए, आप उसमें धान लगाइए, आप उसमें कपास लगाइए, आप उसमें बागवानी करिए, आप दलहन की खेती करिए, और उन सारी खेतियों में आपको घाटा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्षी पार्टियों में इस योजना से उनको क्यों कष्ट हो रहा है। सर, दूसरा, किसान भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर आपको प्रति एकड़ मुआवजा देना ही है तो 7,000 से बढ़ाकर कम से कम 15,000 दीजिए। और अभी जो कोरोना महामारी का समय है, उस समय इस तरीके की योजना लाना ठीक नहीं है। मुआवजा देने की तो कोई सीमा नहीं होती, सरकार के संसाधन को भी देखना है। और हमने हमारे पास संसाधन को देखते हुए आज सैलरी देने के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार ने फिर भी किसान के हित में फैसला लिया है कि उसको पैसा देंगे। और एक तरफ से आप कहते हो कि ये सही समय नहीं है, मैं कहता हूँ ये सही समय है। धान के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रवासी लेबर की ज़रूरत होती है। इस बार लेबर हमारे पास है ही नहीं, मंडी चलाने में भी नहीं थी, धान बोने में भी नहीं है। तो ये सही उपयुक्त समय है और किसान इस चीज़ को समझते भी हैं। हम नहीं कहेंगे तो भी उतना धान किसान इस बार नहीं लगा पाएगा,
क्योंकि उसके पास धान रोपाई के लिए जो दूसरे प्रदेशों की, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों से लेबर आती थी, वो नहीं आएगी। और किसान सहमत है, लेकिन विपक्षी पार्टी कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हताश है। हम अच्छे अच्छे फैसले कर रहे हैं, हमने पूरे हमारे मजदूरों को, प्रवासियों की अच्छी सेवा की है। जब हमारा काम, सारी हमने मंडियाँ अच्छी चलाई हैं, हमारा काम हो गया तो हम रोडवेज की बसों से, ट्रेन से बैठ के उनको घर भेज के आए हैं। खूब हमने अनाज बंटवाया है। तो लेकिन वो घर बैठे बैठे विपक्षी पार्टियों को एक ही चीज़ ध्यान में आता है कि ऐसे किसान हितैषी काम हम करते रहे तो उनके लिए कुछ करने को नहीं बचेगा। इसलिए वो खुद इसमें छलांग लगाकर और कुछ किसानों को भड़काकर, और इस हर किसान, हमारी कोई भी नीति हो तो उसका विरोध करते हैं। उन्होंने तो किसान के लिए फसल बीमा योजना आई थी प्रधानमंत्री जी का, वो सबसे ज़्यादा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो अमीरों के लिए है, जबकि इस योजना के अंदर हरियाणा के, मैं बताता हूँ कि जो किसान से पैसा लिया गया उसका 3 गुना पैसा हमने किसान के खाते में डाला है। सर, जो पिछले साल योजना सरकार लेके आई थी जल ही जीवन, क्या उसकी प्रोत्साहन राशि किसानों को दी? विपक्ष तो इस पे भी पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल इस योजना को दूसरे नाम से लेके आए थे, थोड़ा सा एरिया उसमें किया था। हम योजना लेके आए तो मई में एकदम कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। हम कोई पैसा उसमें कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नहीं दे पाए और ये वो इस योजना को हम कामयाब नहीं कर पाए। इस बार हम धान की पनीरी लगाने का टाइम अभी है, उससे पहले जल्द योजना लेके आए। और हमारे इस योजना के अंदर हमने ये भी किया है कि हमारी बहुत सारी ग्राम पंचायतों की ज़मीन है जिसमें धान लगता है, उसको हम ऑक्शन करके किसान को देते हैं कि आप 1 साल के लिए ठेके पे लीजिए, इसमें जो फसल कीजिए। हमने कहा भाई धान को छोड़ के कुछ भी फसल करिए इसमें, उसको भी हम देंगे पैसा। सरकारी ज़मीन की, पंचायती ज़मीन की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें कोई रियायत दी जाएगी या पूर्ण रूप से बंद ही कर दिया गया है धान की खेती को? नहीं, हमने ये कहा है कि पंचायत की ज़मीन में धान को छोड़ के आप कोई खेती करिए, और जो धान वाली ज़मीन में दूसरी खेती करते हैं तो पंचायत को भी हम 7,000 रुपये देंगे। पंचायत को घाटा ना हो, पंचायत के लिए हमारी धान की खेती के लिए ज़्यादा रेट पे ठेका उठ जाता है, लेकिन दूसरी पे हो सकता है कि कम पे उठे, इसलिए पंचायत की भी स्थितिपूर्ति हम करेंगे। सर, एक सवाल और भी है कि पिछले साल जितना रखा गया था टारगेट सरकार की तरफ से खरीद का गेहूं का, इस बार उसे कम क्यों किया गया और क्या 25 तारीख के बाद पेमेंट अभी जारी है किसानों को? कोई टारगेट कम नहीं किया है। पिछले साल 90-92 लाख मीट्रिक टन की परचेज हुई थी। इस बार हमने पोर्टल लगाया है, वह मेरी फसल मेरा बीमा पे किसानों ने लगभग 99 लाख के लिए आवेदन किया है। अब किसान की मर्जी है, उसमें 90 लाख में से 90 लेके आएगा, 80 लेके आएगा, 70 लेके आएगा, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन किसान जितना भी फसल लेके आएगा, चाहे वो 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन लेके आए, हम अपनी मंडी पे उसका स्वागत करेंगे। और आज के दिन तक हमने 5 तारीख तक का पैसा परचेज हुई थी, हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट सिस्टम शुरू किया है। थोड़ा सा 2-4-5 दिन की लेट ज़रूर हुई है, हम किसानों से एक्समा चाहते हैं, लेकिन ये जो भी फैसला था, हम किसान हितैषी सरकार है, हम चाहते हैं कि किसान का पैसा किसान के खाते में जाए। और ये हिसाब किताब क्लियरिटी करने के लिए ही, पोर्टल बनाने में ही आड़ती भाइयों को समझ में नहीं आया, उनके खाते में पैसा चला गया तो किसान को नहीं दे पाए, इस तरह की समस्याएं आई हैं। लेकिन अब कोई सिस्टम नहीं है। आज के दिन तक 6,000 करोड़ रुपये किसानों का इसमें चला गया, 1,200 करोड़ रुपये सरसों का चला गया। हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन 1,000 करोड़ रुपये जाएगा। अगले 10 दिन के अंदर अंदर सारा सिस्टम बिल्कुल है, किसान के खाते में पैसे से भरपूर पैसा उसके पास पहुँच जाएगा। अगर सर मान लीजिए कुछ किसान लगा भी देते हैं, क्या MSP में खरीद करेगी सरकार उनकी या नहीं करेगी धान की? नहीं, धान के MSP पे सब जगह कर रहे हैं, लेकिन इन ब्लॉक में जो हमारी बात नहीं मानता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम बाध्य क्यों होंगे? जब हम उसको ये कर रहे हैं कि भाई आप पानी को बचाइए, आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए पानी छोड़ के जाइए, आप धान के बदले में हमारे से कोई और फसल लीजिए, हम आपको अच्छी बीज उपलब्ध करा रहे हैं, ज़्यादा उपजाऊ फसल के साधन आपको दे रहे हैं। आप बागवानी करना चाहें तो बागवानी के लिए, मल्चिंग के लिए, ड्रिप के लिए, बम्बू के लिए, पॉली हाउस के लिए आपके सस्ते रेट पे आपको पौध दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। फिर भी कोई अगर नहीं करना चाहता तो हम उसकी फसल खरीदने के लिए बाध्य क्यों होंगे? और ऐसा कोई 1000 में से 1 ही किसान होगा। धन्यवाद सर। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा में इस वक्त भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ये समय
जो योजना हरियाणा सरकार लेकर आई है बिल्कुल ठीक समय में लेकर आई है। भले ही कोरोना महामारी का ये समय है, क्योंकि धान की रुपाई अब होने वाली है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जो किसान इनकी बात को नहीं मानेगा, इन ब्लॉक्स में जहां भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, धान की खेती करेगा तो वहां पर एमएसपी वे खरीद करने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। कैमरामैन शहद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। तो किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।